हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंसान ने स्टोन एज में स्टोन से टूल्स बनाकर अपने जीवन को कंपैरेटिवली आसान बनाया। लेकिन अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था ह्यूमन हिस्ट्री में। आप सोच सकते हैं कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इंसान को स्टोन से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। तो इसको हम लोग डिकोड करेंगे चैल्कोलिथिक एज से रिलेटेड। So let's begin our journey. चैल्कोलिथिक एज यानी कि ताम्र पाषाण काल। तो ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कैसे मेटलर्जी ने सोसाइटी को चेंज किया और एक सिविलाइजेशन की नींव रखी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये चैल्कोलिथिक एज है क्या। तो इस शब्द को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें दो ग्रीक टर्म मिलते हैं, चैल्कोस एंड लिथोस। चैल्कोस का मतलब होता है कॉपर यानी कि तांबा, और लिथोस का मतलब ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लिथोस का मतलब होता है स्टोन यानी कि पत्थर। तो इसका सीधा मतलब है ताम्र पाषाण काल, इट मींस कॉपर स्टोन एज। तो चैल्कोलिथिक एज इट मींस कॉपर एंड स्टोन एज, दैट इज वी कैन आल्सो से स्टोन कॉपर एज। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर स्टोन एज यानी कि ये वो पीरियड था जहां इंसान ने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल तो जारी रखा था, लेकिन साथ ही साथ उसने मेटल का भी उपयोग करना शुरू कर दिया, और वो पहला मेटल था कॉपर। तो एक चीज आप माइंड में रखना कि ह्यूमंस के द्वारा जो सबसे पहला मेटल खोजा गया वो था कॉपर। क्लियर? तो एक और चीज ध्यान देना है कि ये जो चीज है, ये जो परिवर्तन है, जो ट्रांजिशन है, ये कोई अचानक बदलाव नहीं हुआ था, ये एक ट्रांजिशनल फेज था। ये स्टोन एज का अंत था और ब्रॉन्ज एज का शुरुआत के बीच का समय था। क्लियर? यानी स्टोन एज खत्म होगा और ब्रॉन्ज एज जो है वो शुरू होगा। यानी ये जो चैल्कोलिथिक एज है, जो चैल्कोलिथिक पीरियड है, ये एक तरीके का ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज, दैट इज आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? तो इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी चैल्कोलिथिक फेज की? तो मेटल की खोज हो चुकी थी, और अब तक इंसान जो था सिर्फ पत्थर को तोड़कर या फिर उसको घिसकर उससे टूल्स बनाता था, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन कॉपर की डिस्कवरी ने एक नया दरवाजा खोल दिया। तो एक चीज यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा अगर आपको बताऊं, अगर इमेजिन आप कर सकते हैं यहाँ पे कि इंसान ने आखिरकार कॉपर को खोजा कैसे होगा। तो हो सकता है कि आग के पास रखा हुआ हो कॉपर रिच ओर, यानी कि ओर रखा हुआ हो जिसमें कॉपर की मात्रा अधिक हो। तो आग के कारण वो पिघल कर बाहर निकला होगा, और जब उस पिघले हुए मेटल को ठंडा किया गया होगा या फिर वो ऑटोमेटिक ठंडा हुआ होगा, फिर उसमें शेप इनको मिला होगा। तो इस प्रकार इंसान को एक नया रास्ता मिल गया। किस चीज का? तो कॉपर डिस्कवरी का। तो चैल्कोलिथिक अगर जो एज है, इसको हम लोग अगर समराइज करें तो इसको हम लोग तीन टर्म में समराइज कर सकते हैं, ट्रांजिशन, ड्यूअल टेक्नोलॉजी एंड फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन। यानी अगर कोई चैल्कोलिथिक एज बोल रहा है तो तीन चीजें माइंड में आनी चाहिए। फर्स्ट वन इज ट्रांजिशन, सेकेंड वन इज ड्यूअल टेक्नोलॉजी एंड द थर्ड वन इज फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन। यानी ट्रांजिशन का मतलब ये है कि ये एक बदलाव का दौर था स्टोन से मेटल की तरफ। ड्यूअल यूज का मतलब हुआ कि स्टोन और कॉपर, इन दोनों औजारों को मिलाकर एक साथ उनका इस्तेमाल करना। क्लियर? और फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन का ये मतलब हुआ कि इसने आगे आने वाले सिविलाइजेशन के लिए एक मजबूत नींव रखी। क्लियर? तो पत्थर को तोड़कर या घिसकर ही केवल शेप दिया जा सकता था, और कोई उपाय नहीं था इसको शेप देने का। लेकिन कॉपर में क्या था कि कॉपर को पिघलाकर किसी भी सांचे में उसको डाला जा सकता था और उससे अलग अलग शेप्स बनाए जा सकते थे। तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, और अगर कोई टूल टूट जाता तो उसे दोबारा पिघलाकर नया बनाया जा सकता था। लेकिन पत्थर में ये ऑप्शन नहीं था, टूट गया तो टूट गया। क्लियर? लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैल्कोलिथिक एज में इंसान अभी भी पत्थर के टूल्स पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट था। क्लियर? क्योंकि शुरुआत में कॉपर टूल्स उतने मजबूत नहीं होते थे, और कॉपर जो था एक सॉफ्ट मेटल था। इसलिए ये जो चैल्कोलिथिक पीरियड है ये एक मिक्स्ड कल्चर था, स्टोन और कॉपर दोनों का। तभी इसका नाम है चैल्कोलिथिक, दैट इज कॉपर एज वेल एज स्टोन।
तो यूपीएससी पॉइंट अगर भी यहाँ पे देखें तो एक चीज आप माइंड में यहाँ पे क्लियर करना कि ये जो फेज था ये स्पेशलाइज्ड लेबर की शुरुआत को भी दर्शाता है। अब हर कोई मेटल टूल्स नहीं बना सकता था। जो मेटल वर्कर थे वो मेटल वर्कर नाम यानी कि धातु कर्मी नाम से एक नए प्रोफेशन का जन्म हुआ, जिन्हें ये खास हुनर जो था यानी ये जो स्किल था वो उनको स्किल आता था। तो इसने समाज में नए रोल और हायरार्की को जन्म दिया। क्लियर? तो नाम से ही क्लियर है कि इस दौर में इंसान जो था वो स्टोन और कॉपर दोनों का इस्तेमाल करता था, और यही वो दौर था जब इंसान ने पहली बार मेटल का यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन स्टोन टूल्स को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। तो अगर हम देखो, अब इसका जो टाइमलाइन है ना, जो टाइम पीरियड है, ये अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे इसको 2000 से 700 हम लोग समझ सकते हैं। कहीं कहीं आपको ये 3000 से 500 बीसी तक भी इसका एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका टाइमलाइन दिया हुआ है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। बस एक माइंड में क्लियर आइडिया लेके चलना है कि हाँ 2000 से 700 के अराउंड में ये पीरियड था। कौन सा पीरियड? तो चैल्कोलिथिक पीरियड। क्लियर? तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एक ब्रॉड रेंज है। इंडिया में अलग अलग जगह पर ये कल्चर अलग अलग टाइम पे डेवलप हुए। जैसे आप देखेंगे हम लोग आहार बनास कल्चर, जो कि राजस्थान वाले रीजन से है, फिर कायथा कल्चर जो कि मध्य प्रदेश वाले रीजन से है, फिर आपको जोरवे कल्चर मिलेगा महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो इन सब कल्चर का अपना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था। और इस दौर की सबसे पहली बात क्या थी? इस दौर की सबसे पहली बात थी कॉपर का इस्तेमाल। लोगों ने कॉपर ओर से तांबा निकालना सीख लिया था और उससे टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट बनाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन कॉपर सॉफ्ट होता है, जैसा मैंने पहले बताया अभी, और उनकी टेक्नोलॉजी अभी उतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए कॉपर टूल्स के साथ साथ पत्थर के टूल्स भी जरूरी थे। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉपर की डिस्कवरी हो चुकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि कॉपर यहाँ पे डोमिनेट है। नहीं, स्टोन टूल्स डोमिनेंट है और कॉपर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो मेटल आने के बाद भी लोग अपने ओल्ड हैबिट्स को नहीं छोड़ पाए थे। फार्मिंग, कटिंग एंड दूसरे डेली टास्क के लिए स्टोन टूल्स जैसे माइक्रोलिथ ब्लेड्स, माइक्रोलिथ हमने पढ़ा था मेसोलिथिक फेज जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे 10,000 BC टू 6,000 BC। तो माइक्रोलिथ ब्लेड्स, स्टोन एक्सेस, इनका इस्तेमाल अभी भी बहुत ज्यादा कॉमन था। कब? तो चैल्कोलिथिक फेज में। इस दौर में स्टोन और मेटल दोनों एक साथ चल रहे थे। तो चैल्कोलिथिक फेज में क्या था कि जो गांव थे वो गांव बड़े होने लगे थे। इस दौर में लोग एक जगह रुककर खेती भी करने लगे थे, यानी सेटल्ड एग्रीकल्चर। जो मिट्टी के बर्तन थे यानी पॉटरी, उसको बनाने का जो आर्ट था, उसकी जो कला थी, वो भी एडवांस हो गई, वो भी काफी आगे बढ़ी। तो ये सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस ने आगे चलकर ब्रॉन्ज एज की अर्बन सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके लिए एक जमीन तैयार किया। तो जो चैल्कोलिथिक फेज था इसमें गांव बड़े होने लगे थे, एग्रीकल्चर भी काफी डेवलप हो चुका था, और इस दौर में लोग एक जगह रुककर खेती भी करने लगे थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी काफी आगे बढ़ी। ये सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस ने क्या किया? तो एक बेस तैयार किया। किसके लिए? तो अर्बन सिविलाइजेशन के लिए, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर? तो चैल्कोलिथिक फेज क्या है, अगर ओवरऑल कोई आपसे पूछेगा तो इतना आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके माइंड में कौन कौन सी चीजें चलनी चाहिए। जब कभी भी कोई बोले चैल्कोलिथिक फेज, जब कभी भी आप टॉपिक बुक में देखो चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक एज, तो आपके माइंड में ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो अब इसके की फीचर्स को हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इसका जो चैल्कोलिथिक फेज है उसका की फीचर क्या है। तो सबसे पहला टूल्स एंड मेटल्स यूज। तो इसका सबसे बड़ा फीचर यही है कि लोगों ने टूल्स बनाने के लिए स्टोन और कॉपर दोनों का यूज करना शुरू कर दिया था। स्टोन टूल्स अभी भी मोस्टली यूज होते थे, लेकिन कॉपर का इंट्रोडक्शन एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था। तांबे के बने टूल्स और वेपन्स, दैट वाज तांबा मतलब कॉपर, जो इसके जो वेपन्स बनते थे कॉपर के, वो स्टोन टूल्स से ज्यादा इफेक्टिव थे। सिंपल सी बात है। फिर दूसरा की फीचर है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि और पशुपालन। तो चैल्कोलिथिक लोग प्राइमरली खेती बाड़ी और पशुपालन पर डिपेंडेंट थे।
दे वर द फर्स्ट टू लिव इन अ सेटल्ड विलेज लाइफ। और उनका मेन क्रॉप था आपको वीट, दैट इज वीट का मतलब गेहूं, राइस चावल, बार्ले, बार्ले का मतलब होता है जौ, बाजरा, और इसमें दाल वगैरह शामिल थे, यानी कि वीट, राइस, बार्ले, मिलेट एंड पुल्स। और फिर अगर एग्रीकल्चर में, पशुपालन में देखें, एनिमल हस्बेंड्री में, तो आपको गाय, भैंस, बकरी और भेड़, इन सब के साथ वो रहते थे। तो टूल्स एंड मेटल यूज, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड द नेक्स्ट की फीचर इज पॉटरी, यानी कि मिट्टी के बर्तन। तो पॉटरी जो थी वो इस दौर की पहचान थी। इस टाइम के पॉटरी में रेड एंड ब्लैक, यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि लाल और काले रंग के बर्तन बहुत ही ज्यादा कॉमन थे। इन पर अक्सर आपको सफेद रंग की डिजाइन बनी हुई दिखाई देगी। जो पॉटरी थी वो मोस्टली व्हील मेड होती थी, जो उनकी क्राफ्टमैनशिप को दर्शाता है। फिर अगला की फीचर है हाउसिंग एंड सेटलमेंट। लोगों का जो घर था वो कच्ची ईंटों का बना होता था, मड ब्रिक्स। जो मिट्टी, और यानी कि जो लोगों के घर थे वो कैसे होते थे, तो कच्ची ईंटों के, मिट्टी के, और फिर फूस के घर वो बने होते थे। जो गांव में, जो पुराने एकदम जो गांव होते थे, वहां पे जो घर कैसे, आप अगर आपने देखा होगा गांव के घरों को, तो वो फूस के बने होते थे। तो ज्यादातर जो घर थे वो सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, और इनकी जो सेटलमेंट थी वो अक्सर रिवर के किनारे और हिली रीजन में हुआ करती थी, जैसे आहार कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर, ये सभी चैल्कोलिथिक साइट्स भी हैं। फिर आता है आपको सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। तो इस समय सोशल इनइक्वालिटी के साइंस मिलते हैं, जैसे कुछ बड़े घर और अलग ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। अगर रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो मदर गॉडेस और बुल की पूजा का एविडेंस इनको मिलता है, जो फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। यूपीएससी मेंस में बुल, यानी कि बैल का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था मेंस में, कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, बुल का सिग्निफिकेंस क्या रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में। क्लियर? तो इसके की फीचर क्या क्या थे? तो की फीचर हमने डिटेल में देख लिया, टूल्स एंड मेटल यूज, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पॉटरी, हाउसिंग एंड सेटलमेंट, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलग अलग साइट भी है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अलग अलग जगह पे, इंडिया के भीतर ही अलग अलग जगह पे ये इनका अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है, चैल्कोलिथिक कल्चर का है। तो जब हम चैल्कोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, यानी वो दौर जब लोग कॉपर और स्टोन दोनों का इस्तेमाल करते थे, तब आहार बनास कल्चर का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है। क्लियर? आहार बनास कल्चर जो था यह मेनली साउथ ईस्टर्न राजस्थान, यानी राजस्थान का जो पोर्शन है उसके साउथ ईस्टर्न वाले पोर्शन में ये जो कल्चर था ये फ्लरिश था। कौन सा कल्चर? तो आहार बनास कल्चर। इसका नाम जो था वो दो मेजर रिवर्स पर रखा गया है, बनास रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी आहार रिवर। यानी कि रिवर कौन सी है? तो बनास रिवर, और बनास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वो है आहार रिवर। तो इन्हीं दोनों रिवर के नाम पे इसका नाम रखा हुआ, आहार बनास कल्चर। और आज भी इस कल्चर के कई साइट्स हैं, जैसे आपको उदयपुर मिल जाएगा, भीलवाड़ा मिल जाएगा आपको, फिर आपको चित्तौड़गढ़ भी आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो इसके बहुत सारे साइट्स हैं। तो इस कल्चर के जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट साइट मैं आपको बताऊं, अगर देखो साइट तो इसके कौन कौन से मैंने अभी तक बताए, तो उदयपुर, भीलवाड़ा और फिर आपको चित्तौड़गढ़। लेकिन जो मेजर साइट इसके हैं, जो तीन इंपॉर्टेंट मेजर साइट हैं, वो कौन कौन से हैं? तो आहार, बालाथर और गिलुंड। क्लियर? तो ये जो आहार साइट है ये उदयपुर के पास है, और इसको धूलकूट भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो आहार साइट को धूलकूट भी बोलते हैं। ये कहां पे है? तो उदयपुर के पास है। इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवरी साइट ऑफ दिस कल्चर। कौन सा? तो आहार। फिर आता है बालाथल। बालाथल जो है ये एक वेल फोर्टिफाइड साइट है, जहां से हमें एक लार्ज फोर्टिफाइड एनक्लोजर का एविडेंस भी मिला है। इससे पता चला है कि यहाँ पे लोग जो थे वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहते थे। फिर आता है गिलुंड। यहाँ पे जो है लोकेशन, ये यहाँ से मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन
और एक वेयर हाउस जैसा स्ट्रक्चर हमें मिला है, यानी वेयर हाउस जैसा एविडेंस हमको मिला है। यहां से एक सील भी मिली है, इस बात को ध्यान रखना है। जो गिलुंड साइट है आहार बनास कल्चर में, वहां से हम एक सील भी मिले है, जिसका कनेक्शन जो है वो सेंट्रल एशिया से हो सकता है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये जो सील मिली है इस वाले रीजन में, उसका कनेक्शन कहां से हो सकता है, तो सेंट्रल एशिया से इसका कनेक्शन हो सकता है। क्लियर। फिर अगर आहार बनास कल्चर के पोटरी के बारे में हम लोग बात करें, यानी आहार बनास कल्चर कहां पे है, तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान पे ये लोकेटेड है। इसके मेजर मेजर साइट कौन कौन से हैं, तो आहार हो गया, बालाथल हो गया, गिलुंड हो गया, उदयपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, तो ये सब इसके मेजर साइट है। ये देखो, आहार बनास कल्चर जो ये चैल्कोलिथिक एज के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है कुछ अलग कल्चर में पढ़ रहे हैं, नहीं, चैल्कोलिथिक पीरियड के अंतर ही, चैल्कोलिथिक फेज के अंतर्गत ही हम लोग आहार बनास कल्चर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग जगह पे ये कल्चर डेवलप हुआ है। क्लियर। तो आहार बनास कल्चर की अगर पॉटरी की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आहार बनास कल्चर का जो सबसे बड़ा पहचान था वो उनका पॉटरी ही था, यानी मिट्टी के बर्तन। वो एक स्पेशल टाइप के ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी काले और लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, जिसपे व्हाइट कलर से ज्योमेट्रिक डिजाइन भी बना होता था। इस पॉटरी को बनाने का तरीका जो था वो बहुत ज्यादा यूनिक था, जिससे बर्तन अंदर से काले और बाहर से वो लाल हो जाते थे। यानी अंदर बर्तन जो रहेगा वो अंदर से काला रहेगा और बाहर से वो कैसा रहेगा, तो बाहर से वो बर्तन लाल रहेगा। क्लियर। एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो कल्चर है आहार बनास कल्चर, इसको ताम्रवती यानी सिटी ऑफ कॉपर भी इसको बोला जाता है। तो अगर सवाल पूछता है कि ताम्रवती जो वर्ड है, सिटी ऑफ कॉपर जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आहार बनास कल्चर से, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो कॉपर मेटलर्जी के मास्टर थे। अरावली हिल में खेतरी कॉमन माइंस से कॉपर निकालकर ये लोग उससे एक्सेस, बैंगल्स, रिंग्स और नाइव्स जैसे टूल्स बनाते थे। आहार साइट से काफी सारे कॉपर स्लैग, यानी कि जो तांबे की जो इम्प्यूरिटीज होती है और जो टूल्स होते हैं वो वहां से मिले, जो इस बात का सबूत है दैट इट वाज द सिटी ऑफ कॉपर। कौन सा, आहार बनास कल्चर, क्षेत्रीय माइंस, अरावली हिल्स में लोकेटेड। क्लियर। तो आहार बनास कल्चर हमने देख लिया, जो कि चैल्कोलिथिक फेज के अंतर्गत ही है। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं मालवा कल्चर। ये सेंट्रल इंडिया वाला रीजन, यानी कि आहार बनास कल्चर कहाँ है, तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान। मालवा कल्चर कहाँ पे है, तो सेंट्रल इंडिया में ये लोकेटेड है। तो मालवा कल्चर सेंट्रल इंडिया में फ्लरिश हुआ था, खासकर जो मालवा प्लाटू वाला रीजन था वहां पे ये फ्लरिश हुआ था। इसका जो स्प्रेड था ना, वो नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के वैली में देखा जा सकता है। आज का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा इस कल्चर का इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आता था और इस कल्चर का मेन सेंटर था। इस कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं, जैसे नौदा टोली, ईरान, नागदा। क्लियर। तो ये जो नौदा टोली है ये सबसे बड़ा मालवा सेटलमेंट था और यहाँ पे कल्चरल रिमेन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच है। तो ये जो नौदा टोली है, इसका लोकेशन मैं आपको बता दूं, तो नर्मदा जो नदी है उसके किनारे पे ये लोकेटेड है। यहां से इस कल्चर की बहुत सारी जानकारी मिली है। कौन से कल्चर की, तो मालवा कल्चर की। नौदा टोली को मालवा कल्चर का लार्जेस्ट सेटलमेंट भी माना जाता है। फिर आता है ईरान। तो ये जो साइट है ये किलेबंदी से, यानी कि फोर्टिफिकेशन के लिए जाना जाता है। तो ईरान का वाला जो रीजन है, इसको किस चीज के लिए जाना जाता है, तो फोर्टिफिकेशन के लिए, किलाबंदी के लिए। यहां से एक बड़ा मड फोर्टिफिकेशन वॉल और एक खाई मिला है। खाई मतलब हो गया मोट, जो इस कल्चर का डिफेंसिव स्ट्रेटजी को दिखाता है। क्लियर। यानी मड फोर्टिफिकेशन था और वहां पे एक खाई भी बनी हुई थी। तो इससे क्या पता चलता है कि इनका जो प्लानिंग था वो डिफेंसिव प्लानिंग था, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी ये करना चाह रहे थे। क्लियर। फिर अगला आता है नगदा। तो ये किसके अंदर है, तो मालवा कल्चर के अंतर्गत ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसा हमने आहार बनास कल्चर के अंतर्गत इंपॉर्टेंट साइट्स को देखा, वैसे ही मालवा कल्चर के अंतर्गत हम लोग इंपॉर्टेंट साइट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नौदा तोली देखा, ईरान देखा, फिर अब है नगदा।
तो यहाँ पर भी मड रैम्पार्ट्स और वेल प्लान्ड हाउसेस के एविडेंस मिले, जो एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी लाइफ का सबूत है। फिर अगर मालवा कल्चर के पॉटरी की हम लोग बात करते हैं, तो आहार बनास कल्चर की तरह ही मालवा कल्चर की भी अपनी यूनिक पॉटरी थी। यहाँ के बर्तन जो थे वो मोस्टली क्रीम स्लिप्ड या फिर बफ कलर्ड होते थे, जिस पर डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर से इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाई जाती थी। डिजाइन में आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी आपको दिखाई देंगे। एनिमल्स जैसे कि बुल, डियर और पीकॉक भी आपको यहाँ पे शामिल होते दिखेंगे, यानी कि बुल, डियर और पीकॉक का भी डिजाइन बना होता था। और यही पॉटरी यानी मालवा वेयर इस कल्चर की पहचान बनती है। आहार बनास कल्चर देखा, मालवा कल्चर देखा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जोरवे कल्चर। ये सब चैल्कोलिथिक फेज का हिस्सा है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। अब डिस्कस करते हैं हम लोग जोरवे कल्चर। ये मेन रीजन कहां पे मिलेगा इसका लोकेशन, तो आपको डेक्कन प्लाटू में। क्लियर? तो जो जोरवे कल्चर था ये प्राइमरली महाराष्ट्र का जो डेक्कन प्लाटू वाला रीजन है वहां पे ये फैला हुआ था। इसका जो नाम है ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के जोरवे विलेज पे रखा गया है, यानी कि अहमदनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे गांव है जोरवे, तो उसके नाम पे इसको रखा गया, जहां इस कल्चर का सबसे पहला एविडेंस मिला था। ये लोग ये थे, ये मेनली गोदावरी, प्रवरा और भीमा रिवर के वैली में रहते थे। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जितने भी कल्चर डेवलप होंगे वो अधिकतर नदी के किनारे और हिली रीजन्स में डेवलप होंगे। तो आहार बनास कल्चर हमने देखा तो वहां भी रिवर हमने डिस्कस किया, मालवा कल्चर देखा वहां भी रिवर डिस्कस किया। तो वैसे ही सिंपल सा बात है, जोरवे जब कल्चर होगा तो उसमें गोदावरी, प्रवरा, भीमा रिवर वाला जो वैली वगैरह है वहां पे ये कल्चर जो है वो इसका आपको प्रूफ मिलेगा। फिर अगर इसके की साइट की बात करें तो इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। पहला है आपको दैमाबाद, दूसरा है इनाम गांव। इनाम गांव का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, जब आईबीसी में पढ़ाऊंगा तो वहां भी आपको इनाम गांव मिलेगा। फिर दैमाबाद भी आपको मिलेगा प्रवरा नदी के तट पर। तो अब देखो, जो दैमाबाद है ये लार्जेस्ट सेटलमेंट था इस कल्चर का, जोरवे कल्चर का सबसे बड़ा सेटलमेंट था दैमाबाद। यहां से हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज गुड्स। क्लियर? दैमाबाद में मड फोर्टिफिकेशन और वेल प्लान्ड हाउसेस के एविडेंस भी मिले हुए हैं। फिर आता है इनाम गांव। तो ये जो है इनाम गांव, उसको इस साइट यानी कि जो जोरवे कल्चर है उसका रीजनल सेंटर किसको माना गया है, तो इनाम गांव को। यहां से एक चीफ का हाउस और एक ग्रेनरी यानी कि अनाज का जो भंडार होता है जिसमें अनाज का भंडारण करते हैं, उसका प्रूफ यहां से मिला है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर को दिखाता है। क्लियर? इनका एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस यानी कि जो दफनाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पे ये यूनिक थी काफी, क्योंकि जोरवे कल्चर की सबसे बड़ी जो डिस्टिंक्टिव फीचर थी वो उनकी ब्यूरियल प्रैक्टिसेस ही थी। इसमें दो खास बातें थी, एक था चिल्ड्रन ब्यूरियल्स और दूसरा था एडल्ट ब्यूरियल्स। तो जो छोटे बच्चे थे उनको दो अलग अलग अर्न्स यानी कि मटके उनमें रखा जाता था, माउथ टू माउथ रखकर घर के अंदर फ्लोर के नीचे उनको दफनाया जाता था। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते थे उनको घर के अंदर ही फ्लोर के नीचे दफनाया जाता था। फिर अगर एडल्ट ब्यूरियल्स की हम लोग बात करते हैं तो जो एडल्ट डेड बॉडीज थी उनको भी घर के अंदर दफनाया जाता था, लेकिन उनके एंकल्स के नीचे का जो हिस्सा था उसको काट दिया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि ये इसलिए किया जाता था ताकि जो मृत आत्मा है यानी कि इंसान की जो स्पिरिट है वो वापस लौटकर जिंदा लोगों को परेशान ना करे, क्योंकि अगर एंकल्स के नीचे वो काट देंगे तो वो चल नहीं पाएंगे। तो ऐसा उनका मानना था, उस समय के लोगों को मानना था, यानी जोरवे कल्चर के जो लोग थे उनका ऐसा मानना था। फिर अगर इसके पॉटरी की हम लोग बात करते हैं तो इनकी पॉटरी भी यूनिक थी। इसमें ब्लैक पेंटेड रेडवेयर का यूज होता था, ब्लैक पेंटेड रेडवेयर का यूज होता था। क्लियर? जो बर्तन थे वो मोस्टली स्पाउटेड जार्स यानी कि छोटे मुंह वाले बर्तन और कैरिनेटेड बाउल्स, ऐसे इनके बर्तन हुआ करते थे। ये जो बर्तन थे ये व्हील मेड और वेल फायर्ड होते थे, जो उनकी क्राफ्टमैनशिप को दर्शाता है। व्हील मेड एंड वेल फायर्ड यानी कि इसका क्राफ्टमैनशिप का जो लेवल है वो आपको यहां से पता चलेगा।
दैमाबाद और इनाम गांव जो जगह थे, जो साइट्स हमने डिस्कस किए, वहां पर पॉटरी किल्स यानी कि भट्टी के एविडेंस भी मिले हैं। तो भट्टी के एविडेंस कहाँ से मिले जोरवे कल्चर के? तो दैमाबाद और इनाम गांव, मैंने बताया कि ये काफी दो इंपॉर्टेंट साइट थे। क्लियर? तो अगला अब आता है आपको कायथा कल्चर। ये भी सेंट्रल इंडिया से रिलेटेड है। इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो मेनली इन मध्य प्रदेश। रिवर कौन सी? चंबल रिवर, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो वैलीज हैं, उससे रिलेट उसका ये लोकेशन आपको मिलेगा। तो जो मालो ये कायथा कल्चर है, मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ था। और ये भी जो है अपना पहले की तरह, जो पहले के साइट्स हमने डिस्कस किए, जोरवे कल्चर, आहार बनास कल्चर, तो मालवा कल्चर, तो उनके जैसी इसकी भी यूनिक पोटरी थी और एडवांस क्राफ्टमैनशिप था इसका। किसका? तो कायथा कल्चर का। और जो कायथा कल्चर, ये मैंने आपको बताया अभी कि मध्य प्रदेश में ये फ्लरिश हुआ था। लोकेशन इनका याद रखना है माइंड में, ताकि जब मैपिंग होगा तो मैपिंग में आपको अगर मैप का क्वेश्चन पूछ देता है अलग अलग लोकेशन देख करके यहाँ पे कौन सा कल्चर डेवलप था, तब वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। तो मध्य प्रदेश में फ्लरिश हुआ था, खासकर चंबल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वैलीज में। इसका जो नाम था, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव है। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव है कायथा विलेज, तो उसी के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, जो इस कल्चर को एक अर्ली ट्रेड सेंटर बनाने में मदद भी करता था। किसको? तो कायथा कल्चर को। क्लियर? तो इस कल्चर का मेन साइट जो है वो कौन सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, वो मेन साइट कौन सा होगा? तो कायथा ही होगा, क्योंकि इसी के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में, और जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होता है, जो खुदाई होती है, पुरातात्विक खुदाई वगैरह जो होती हैं, इसमें इस साइट से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर यहां से मिले हैं, जो इस कल्चर की पहचान है। इस साइट पर 3 डिस्टिंक्ट चैल्कोलिथिक कल्चर के लेयर मिले, जो यहाँ पे मैंने लिखा है कायथा, यानी यहाँ पे 3, जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रहा था तो यहाँ पे लेयर्स मिले, और उसमें जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं उसके 3 लेयर मिलते हैं। कायथा कल्चर, आहार बनास कल्चर, और फिर आपको मालवा कल्चर। तो इससे पता चलता है कि कायथा कल्चर मालवा और आहार बनास कल्चर से पहले आया हुआ था, यानी कि जो कायथा कल्चर है ये आहार बनास और मालवा कल्चर से पहले ही एग्जिस्ट करता था। क्लियर? और कायथा कल्चर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपनी पॉटरी के लिए भी बाकी कल्चर्स के जैसा फेमस था। क्लियर? अब देखो, इसका भी कायथा वेयर है, थिक स्टर्डी चॉकलेट कलर्ड स्लिप्ड पॉटरी विथ व्हाइट पेंटेड ज्योमेट्रिक डिजाइन, ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड रेड वेयर, वॉरियस मोटिव्स एंड पैटर्न। तो जो कायथा वेयर था, ये एक थिक स्टर्डी चॉकलेट कलर्ड स्लिप्ड पॉटरी थी, जिस पर व्हाइट पेंटेड ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बनी होती थी। ये पॉटरी ही इस कल्चर की सबसे बड़ी पहचान बनती है। फिर आहार वेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उन्होंने आहार बनास कल्चर की तरह ब्लैक एंड रेड वेयर भी बनाया था। किसके बेसिस पे? तो आहार बनास कल्चर में हमने देखा था कि उनका ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी था, तो इसी बेसिस पे कायथा कल्चर के लोगों ने भी इसको डेवलप किया। फिर पेंटेड रेड वेयर लिखा हुआ, तो इसमें भी अलग अलग डिजाइन्स और मोटिव्स थे। तो ये बस आप बार बार इसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें माइंड में फीड हो जाएंगे, क्योंकि अभी कंफ्यूजन होता होगा कि आहार बनास कल्चर का कौन सा पॉटरी डिजाइन है, जोरवे कल्चर का कौन सा है, कायथा कल्चर का कौन सा है। लेकिन आप इसको बार बार अगर रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक ये माइंड में फीड हो जाएंगी। और अगर उससे भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है। इस चार्ट को आप देखो, इसका मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में मैंने इसको प्रोवाइड करा दिया है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें हर एक चीज को मैंने काफी, जो भी चीजें मैंने डिस्कस की उसका मैंने देखो ज्योग्राफिकल एरिया मैंने कंपेयर किया, आहार बनास कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर, कायथ कल्चर। फिर टाइम पीरियड भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया इसका। फिर सेटलमेंट पैटर्न क्या है वो डिस्कस किया है, पॉटरी क्या है जहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत स्टूडेंट को, वो भी डिस्कस कर दिया, एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया है, डोमेस्टिकेशन के बारे में, मेटलर्जी, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, नोटेबल साइट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी हैं। तो अब
फिर इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। तो अब वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर समराइज करते हैं तो चैल्कोलिथिक फेज यानी कि ताम्र पाषाण काल जो था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल फेज था। ठीक है, ये वो दौर था जब इंसान ने स्टोन और कॉपर दोनों का इस्तेमाल किया और इसी समय गांव और खेतीबाड़ी पर बेस्ड एक सेटल्ड लाइफ की भी शुरुआत होती है। हमने अलग अलग कल्चर के बारे में जाना, जैसे आहार बनास कल्चर, कायथा कल्चर। कायथा कल्चर जो था यह इंडिया का सबसे अर्ली कल्चर में से एक था और जिसकी पहचान उसके यूनिक चॉकलेट कलर्ड पॉटरी थी। फिर अब हमने आहार बनास कल्चर पे भी डिस्कशन किया, जो कॉपर मेटालर्जी के मास्टर थे। इसको सिटी ऑफ कॉपर भी बोला जाता था और ये अपनी ब्लैक और रेड वेयर के लिए जाने जाते थे। फिर हमने डिस्कस किया मालवा कल्चर के बारे में, जो सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ था और अपनी क्रीम स्लिप्ड पॉटरी और बड़े सेटलमेंट के लिए फेमस था। फिर हमने जोरवे कल्चर को डिस्कस किया, जो कि महाराष्ट्र की सबसे प्रोमिनेंट कल्चर थी और उसकी अनोखी ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। और ये जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थे, जिसमें एंकल के नीचे के पोर्शन को काटा जाता था, इसने आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी तरह से हैरान कर दिया। तो इन सब कल्चर्स ने मिलकर भारत के इतिहास में एक बहुत ही जरूरी चैप्टर लिखा। तो चैल्कोलिथिक फेज ने ही आगे आने वाली हड़प्पन सिविलाइजेशन और बाकी सिविलाइजेशन के लिए एक फाउंडेशन रखी। तो अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, which is also known as Bronze Age civilization, which is sometimes also known as Saraswati civilization, and mainly it is known as IVC, that is Indus Valley civilization। तो अगले वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।